वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अजीज और मैं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। The scientific prowess of ancient India. स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के साइंटिफिक अचीवमेंट्स की। रिलीजन, फिलॉसफी, लिटरेचर के साथ साथ एंशिएंट इंडियंस का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिसिन, आयुर्वेद, योग इत्यादि फील्ड्स में भी इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। आइए हम एक एक कर सभी फील्ड्स के साइंटिस्ट्स और उनके अचीवमेंट्स की चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के कई थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस को पता थे, लेकिन प्रॉपर दस्तावेज और प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनके वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स को मिला है। उदाहरण के लिए हम एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड की पॉपुलैरिटी से बहुत हद तक परिचित हैं, पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी अच्छे से जानेंगे। इनमें सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध्यान की। बौद्ध्यान ने कई कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स दिए थे जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बाद में रीडिस्कवर किया था। जैसे उन्होंने सबसे पहले पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिससे किसी भी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया जा सकता था। उनकी किताब सुल्वसूत्रा में पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन हमें पाइथागोरस से पहले देखने को मिला है। अगले साइंटिस्ट हैं आर्यभट्ट। नाम तो सुना ही होगा। बौद्ध्यान की तरह आर्यभट्ट ने भी इंडिपेंडेंटली पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। उनके हिसाब से पाई की अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 3.1416 थी। आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी के महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और फिजिसिस्ट थे। 23 साल की उम्र में ही उन्होंने आर्यभट्टय्या नाम की किताब लिख डाली थी, जो उनके समय की मैथमेटिक्स की कंप्लीट समरी थी। इसमें आपको डेसिमल सिस्टम, नंबर थियरी, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने सबसे नोटेबल जीरो का आविष्कार किया था। इसके कारण उन्हें अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस निकालने में काफी मदद मिली थी। स्पेस साइंस में आर्यभट्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दिए थे, जो बाद में चलकर सच साबित हुए थे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बताया था कि अर्थ अचल यानी इमूवेबल नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई एक स्फेरिकल बॉडी है। उन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार सभी प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि एक्लिप्स राहु, केतु या किसी राक्षस या डीमन का काम नहीं होता है। उनके इन्हीं महान कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 1975 में लॉन्च हुए भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट के बाद 7th सेंचुरी एडी में जन्मे ब्रह्मगुप्त ने मैथमेटिक्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आइए जानते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त का मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड आज के मल्टीप्लिकेशन मेथड से काफी सिमिलर था। उन्होंने मैथ्स में जीरो से रिलेटेड ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस किए थे और साथ ही उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका नामक बुक भी लिखी थी, जिससे अरब्स को इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम्स का पता चला था। इस किताब में कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का भी मेंशन है, जिससे उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स रीडिंग लिया करते थे। हमारे अगले मैथमेटिशियन हैं भास्कराचार्य। आइए अब जानते हैं भास्कराचार्य के बारे में। ब्रह्मगुप्त से 500 साल बाद 12th सेंचुरी एडी में जन्मे भास्कराचार्य उस समय के लीडिंग मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उनका जन्म कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम से एक फेमस बुक लिखी थी, जिसमें 4 सेक्शंस थे: लीलावती,
यानी एरिथमेटिक, बीजगणित यानी अलजेब्रा, गोलाध्याय यानी स्फीयर और ग्रह गणित यानी मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ने लीलावती सेक्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिससे पूरी दुनिया को भास्कराचार्य के ब्रिलियंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पता चला था। उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए साइक्लिक मेथड इजाद किया था, जिसे यूरोपियंस ने बाद में इनवर्स साइक्लिक मेथड नाम से पॉपुलराइज किया। इसके अलावा जैन गुरुओं ने भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत योगदान दिया था। महावीराचार्य उनमें से एक थे। चलिए जानते हैं महावीराचार्य के बारे में। महावीराचार्य ने 850 AD में गणित सार संग्रह लिखा था, जो आपको आज के अलजेब्रा टेक्स्ट बुक से काफी मिलता जुलता लगेगा। उन्होंने जॉन नेपियर के एलसीएम निकालने के मेथड से बहुत पहले एलसीएम निकालने का मेथड इजाद कर लिया था। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एंशिएंट इंडियंस ने साइंस के फील्ड में भी बहुत योगदान दिया था। आइए देखते हैं साइंस। साइंस की बात करें तो सबसे पहले नाम कनाद का आता है। 6th सेंचुरी BC में जन्मे कनाद वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी से ताल्लुक रखते थे। उनका असली नाम औलुक्य था, पर बचपन से उनकी रुचि कण यानी माइन्यूट पार्टिकल्स में थी, जिसके कारण उनका नाम कनाद पड़ गया था। आश्चर्य की बात यह है कि डाल्टन से करीब 2600 साल पहले उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के काफी करीब थी। कनाद के बाद 6th सेंचुरी AD में जन्मे वाराहमिहिरा एंशिएंट इंडिया के दूसरे वेल नोन साइंटिस्ट थे। तो जानते हैं वाराहमिहिरा के बारे में। वाराहमिहिरा ने हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बढ़िया काम किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण लें तो उन्होंने ऐसे 6 जानवरों और 30 पौधों के नाम बताए थे, जिससे ग्राउंड वाटर का पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा बृहत संहिता नामक किताब में वाराहमिहिरा ने अर्थक्वेक प्रिडिक्शन पर एक पूरा चैप्टर लिखा था। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब किया गया था। एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ केमिस्ट्री के फील्ड में भी एंशिएंट इंडिया बहुत आगे था, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है नागार्जुना का। जानते हैं नागार्जुना के बारे में। 10th सेंचुरी AD में जन्मे नागार्जुना ने केमिस्ट्री और मेटलर्जी में कमाल का काम किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के रिसर्च में लगा दिया था, जिसे एल्केमी भी कहा जाता है। ऑल्दो वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, पर उन्होंने इस प्रोसेस में एक गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, जो आज भी इमिटेशन ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। रस रत्नाकरा नाम की किताब में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर जैसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन मेथड पर बहुत डिटेल में लिखा था। इसके अलावा मेटलर्जी में एंशिएंट इंडिया की प्राउएस का पता आप गुप्ता एज में बने दिल्ली आयन पिलर से भी लगा सकते हैं, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये तो थी केमिस्ट्री और मेटलर्जी की बात। एंशिएंट इंडिया में मेडिकल साइंस बाकी साइंसेस से किसी भी मामले में पीछे नहीं था। आइए देखते हैं मेडिकल साइंस। मेडिसिन और सर्जरी। मेडिकल साइंस के 2 प्रमुख डिविजन्स होते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी दोनों तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता था। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आत्रेय ऋषि और चरक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आत्रेय ऋषि द्वारा लिखी गई किताब आत्रेय संहिता दुनिया की ओल्डेस्ट मेडिकल बुक्स में से एक है। उसके बाद चरक भी आयुर्वेद के पायनियर डॉक्टर थे। वे महाराज कनिष्क के राजवैद्य यानी रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें विभिन्न बीमारियों की रूट कॉज और ट्रीटमेंट दोनों पर डिटेल्ड डिस्कशन किया गया था, जो आज भी रेलेवेंट है। मेडिकल साइंस के दूसरे डिवीजन सर्जरी के फील्ड में सुश्रुत का हाथ पूरे एंशिएंट इंडिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी यानी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए सुश्रुत आज भी याद किए जाते हैं। उस समय नाक या कान काट देना कॉमन पनिशमेंट हुआ करता था। ऐसे में सुश्रुत द्वारा की गई सर्जरी से लोगों को नई पहचान मिली थी।
सुश्रुत संहिता नाम की किताब में उन्होंने सर्जरी के अलावा 1100 बीमारियों और 760 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी बताया था। ये प्लांट्स आपको आज कई घरेलू नुस्खों में मिल जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी से ही हो जाए। कुछ बीमारियां खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो जाती हैं। प्राचीन भारत ने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए योग का इजाद किया। पतंजलि एंड योग। योग हीलिंग विदाउट मेडिसिन पर फोकस करता है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार इसमें फिजिकल एक्सरसाइज यानी आसन, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के कॉम्बिनेशन से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस अचीव किया जाता है। योग शब्द संस्कृत वर्ड युज से आया है, जिसका मतलब टू यूनाइट होता है। योगिक स्क्रिप्चर्स की माने तो योग करने से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं, जिससे माइंड और बॉडी, ह्यूमंस और नेचर में परफेक्ट हार्मनी एस्टैब्लिश होता है। योग के इन बेनिफिट्स के कारण ही 2015 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। भारत के लिए उसकी रिच एंड ग्लोरियस पास्ट की ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे बेहतर और क्या हो सकती है। कंक्लूजन। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिहाज से एक गोल्डन एज था। हिंदुस्तान में डेवलप्ड कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अरब्स द्वारा यूरोप तक पहुंचाए गए थे और ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया आने के बाद लीलावती जैसी बुक्स रीडिस्कवर की थीं। एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए आज भी इंडियन साइंटिस्ट्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में अपना योगदान देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है साल 2000 के आने से पहले Y2K कंप्लायंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स का बनाना। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने दिन रात मेहनत कर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैवल इत्यादि को क्रैश होने से बचाया था। हिस्ट्री सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई हिस्ट्री के रिलेटेड अगर हम कमाल की वीडियो थी। बिल्कुल भाई, एक एक चीज़ अगर आप देख लें कि हर चीज़ हमें एक इंडिया से प्राप्त हुई है भाई, कि देख लें कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे कि मतलब कि उन्होंने भाई जीरो से लेकर भाई इतनी पावर से लेकर आसमानों तक हर चीज़ के बारे में उन्होंने भाई देख ले कि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, पौधे, बीमारियों के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में उन्होंने हमें भाई बता दिया था, और जिनका भाई आज तक यूज़ होता आ रहा है और अब भी हो रहा है भाई, हर चीज़ का अब भी भाई यूज़ हो रहा है। नहीं देखो ना, आप दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैथमेटिक्स के हवाले से अगर बात कर लें, और उसके अलावा साइंस के हवाले से बात करें, और थर्ड जो है ना वो मेडिकल के हवाले से बात करें, तो तीनों में जो है ना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये भी हमारे वो पूर्वज ही हैं भाई। हाँ बिल्कुल, अभी के लिहाज से अगर देखें तो वो तो है, लेकिन ये कि थोड़ा पीछे चले जाएं तो देख लो। लेकिन ये कि एक चीज़ का दुख ज़रूर होता है कि हम या इनको जो है ना उस हद तक अप्रोच आगे क्यों नहीं किया गया, मतलब फेम या आगे उनको नहीं ले जाया गया जिस तरह ये जो गोरों के साइंसदान वगैरह जो है ना वो निकल गए आगे हैं। वो क्यों निकल गए? वो इधर ब्रिटिश, यही भाई ने बताया, वो ब्रिटिश थे, इधर से हर चीज वो उठा के इधर उन्होंने जो है ना वो एक किस्म गए। का ये हमें जरूर देखना है कि उनके पीछे ये जो ब्रिटिश इधर आए थे, ये आने की वजह भी क्या थी, और ये वजह यही है जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं ना। हम तो जस्ट एक अपना माइंड देखते हैं कि भाई वहां पे सोना होगा सोना होगा या पैसा होगा, इस हवाले से वो आए होंगे। तो भाई असल जो सोने की चिड़िया है ना वो ये चीजें हैं, और जिनके पीछे जो है ना वो इस तरह वो हलकान हुए थे, और इतना बड़ा जो है ना वो एक बुक्स का खजाना, और जो है ना वो इस तरह की जो चीज़ें जो है ना वो यहाँ से उठा के लेके गए हैं, और अभी भी उनकी लाइब्रेरीज में पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना तर्जुमा करके सारा कुछ करके जो है ना वो आज इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो किस चीज़ के पीछे लगा गए हैं कि आपने जो है शाम के टाइम जाना बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे परेड होनी है, तो आपने जाकर वहाँ पे नारे लगाने हैं। बस सही बात है। इसमें सबसे फेवरेट जो आर्या भट्ट है ना भाई, उसका हमने काफी एक नाम भी सुना है, और जो चीजें भाई वो याद कर गए या उन्होंने बताया, वो अभी तक भी एक नॉर्मल बंदे या एक इधर खास करके एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो भाई समझ नहीं ना लगती। अब इसमें भेदभाव स्टूडेंट है, ठीक है ना, उन्होंने बुक्स वही पढ़नी है ना जो इधर से इन्होंने पब्लिश करनी है।
तो उन्होंने किधर इन साइंटिस्ट या इधर यार इसमें भी एक चीज आ जाती है ना कि कि वो एक मतलब कि इंडिया के साइंसदान तो मैं यही कह रहा हूं हमने ना, तो चीजें सीखनी नहीं उनसे उन्होंने ये बता दिया इसमें भी कि एक ये- भेदभाव आ जाता है। लेकिन देखो ना एक कितना एक मतलब कि कमजोर माइंड है और कितनी एक कमजोर सोचने की भाई शक्ति है कि आप ऐसी ऐसी चीजें एक नॉलेज लेने की वजह से आप उस पर भी एक पता नहीं अपना एक मतलब के माइंड घुसा देते हैं। ये नहीं कि पहले सोचते थे कि यार हर बंदे एक ना एक सोच यही रखता है, एक हर बंदे की यही तकरीबन सोच है। तो उसमें सच है कि भाई हर पाकिस्तान के अंदर आपको वो एक शैतानी माइंड जरूर मिलेगा, चाहे वो ऊपर से जितना भी ठीक ठाक हो। है तो हम भी पाकिस्तानी, लेकिन भाई एक चीजें इनमें पढ़े हैं, एक चीजें समझी हैं, तो हर चीज का अब आस्ता आस्ता अभी तक हम ये नहीं बोलते कि एक मतलब के फुली हम अब आपके अंदर हमारे अंदर नॉलेज पड़ा है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हम समझते भी हैं और पता भी चल जाता है भाई। सही आप बात, देख लो ना बहुत कि, अच्छा हुआ। आप सिर्फ जस्ट अगर मेडिकल के ऊपर आ जाए सही या बात है। मेडिसिन से रेलिवेंट आ जाए तो आप अमेरिका को हम समझे कि बहुत भाई वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे जो है ना वो बहुत टेक्नोलॉजी है, ये है अपना। तो आपको नहीं पता कि इंडिया से कितनी जो है ना वो मेडिसिन वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है। सही तो बात ये है, चीजें भी है ना। तो उसके अलावा अगर आप देख लें दूर ना जाए, अगर मेडिकल के हवाले से आप देखें तो जो योगा के ऊपर है, तो आज तो आपका भी सऊदी अरेबिया तक ऐसे कंट्री हैं जो इन चीज़ों को जो है ना वो अचीव कर रहे हैं और अपने जो है ना अपने जो है ना उसको यहाँ तक के योगा डे मना रहे हैं और साथ साथ जो है ना वो डेली बेस के ऊपर इस चीज़ के ऊपर कर। तो ये चीज़ें वो है कि जो मतलब पीछे एक इम्पोर्टेड थी तो आज जो है ना वो इस हद तक आगे जा रही हैं। वो अलग बात है कि उनको उस हद तक जो है ना एक्सप्लोर नहीं किया गया या उस हद तक वर्किंग नहीं की गई, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होंगे या जो भी है, लेकिन ये कि इन चीजों को भी उजागर लेकिन करने फुल की स्टोरी देखेंगे यार एक मतलब के जो एक साइंटिस्ट के भाई बहुत कुछ जरूर पढ़ा हुआ देखेंगे है। भाई। मजा आया वीडियो का भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और लाएं तो भाई वीडियोस का लिंक कमेंट्स में जरूर दें और बताइएगा जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे उस पर जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।